हेलो फ्रेंड्स। अब लक्ष्मीकांत का फोर्थ लेक्चर है ये। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल 1858 तक चला था। फिर 1857 का रिवोल्ट हुआ। तब 1857 के रिवोल्ट के बाद अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कंट्रोल लेके ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देती है। तो अब देख लेते हैं 1858 से लेकर और 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी। तो अब हम क्राउन रूल पढ़ रहे हैं। बेसिकली कंपनी रूल हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब कंपनी रूल आज से शुरू कर रहे हैं। तो अब आ जाओ सबसे पहले 1850 एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखो क्या हुआ था कि 1857 में 1857 में जो सिपोई म्यूटनी हुई थी, या जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, उससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो घबरा गई थी। उसने कहा कि यार लोग रिवोल्ट पे उतर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा भाई तुम यहाँ से चले जाओ। लोग बड़े गुस्से में हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की बदनामी होगी और लेने के देने हो जाएंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कंट्रोल लेके उसको भगा दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को समझाया कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी नहीं थी। तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट हैं, हम हर मेजेस्टी के बिहाफ पर, वहाँ की जो क्वीन है वहाँ उनके बिहाफ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे अच्छे से यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट को चलाएंगे। सबकी भलाई के लिए हम काम करेंगे। हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं है, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिश की जबान की वैल्यू है। हमने जो कह दिया वो हो गई। हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं है। तो लोगों को शांत करा इस तरह से करके। और फिर लोगों को शांत करने के लिए एक एक्ट भी पास करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और कहा कि ये गुड गवर्नेंस एक्ट है। यानी इस एक्ट के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल आ गया है और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। हर एक और हर एक चीज को बड़े अच्छे से डील करेगी और किसी को परेशानी नहीं आने देगी। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कुछ फीचर देख लो क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि देखो अब इंडिया में जो भी है सब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। अब हर मेजेस्टी के बिहाफ पर सब कुछ चलेगा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर सब कुछ चलेगा। और कहा कि भाई ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये पोस्ट को चेंज करो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब पोस्ट को चेंज कर दिया गया और बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को चेंज करके अब पोस्ट क्रिएट करी गई वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लेकिन अब उसको क्या कहा जाने लगा, वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो क्या उनमें थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अब जो फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया बने हैं वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब क्या बना दिया, वॉइस ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दे दिया और फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया बने लॉर्ड कैनिंग। और फिर कहा कि भाई अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो भागी गई है, तो यहाँ पे हमने जो बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनको भी खत्म करो। आपको याद है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर संभाल रहे थे। तो अब इस एक्ट ने कहा भाई इन दोनों की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को इस एक्ट ने एस्टेब्लिश खत्म कर दिया, अबोलिश कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का बंदा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एक ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल क्रिएट की गई। और उस 15 मेंबर की काउंसिल का जो प्रेसिडेंट बना गया वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया। ठीक है, तो अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो चुके हैं। उसकी जगह एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट हो चुका है। 15 मेंबर की काउंसिल बन चुकी है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का बंदा है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद और तो कुछ खास है हुआ नहीं इस एक्ट में, बस इस एक्ट में यही हुआ है। तो अब देख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाने लगा, जो सिपाही मीटिंग हुई थी और 1857 की। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, ये याद रख लो। इसमें बस एक पोजीशन डेजिग्नेशन चेंज किया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या डेजिग्नेशन कर दिया, वॉइस ऑफ इंडिया कर दिया। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। जो डबल सिस्टम था गवर्नमेंट का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको हटा दिया गया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट किया गया और उसके लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बना दी गई जो उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगी, बस। और अब सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे चलेगा, ये इस एक्ट ने बता दिया। नाउ फिर इसके बाद एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी आएगा और एक आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट तीन है, एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है और एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो याद हो गए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो अभी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ते हैं। अब इस एक्ट के क्या मेन फीचर थे, तो देखो इसमें बताया गया कि वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। अब ये एक्ट ने कहा कि देखो जब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अगर हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में नहीं लेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में सारे ब्रिटिश के लोग होंगे तो इंडियंस फिर कल को दोबारा रिवोल्ट करेंगे। वैसे ही वो खुंदक में बैठे हुए हैं, सिपोई म्यूटनी वैसी हो चुकी है। तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि अगर हम इंडियंस को भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में लेने लग जाएंगे तो इंडियंस थोड़े शांत हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई हमारे भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, हुकूमत में है। तो इसलिए ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था, इसमें जो वाइसरॉय है उनको बताया गया कि भाई वाइसरॉय को बोला कि आपकी जो काउंसिल है, वाइसरॉय की दो काउंसिल थी ना वाइसरॉय की। जब ये वाइसरॉय पहले क्या हुआ करता था, वाइसरॉय पहले हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की दो काउंसिल होती थी, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मिनी पार्लियामेंट थी, जो लॉ मेकिंग जिसका लॉ मेकिंग काम था, और एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी। तो अब डेजिग्नेशन चेंज हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का क्या हो गया, वॉइस ऑफ इंडिया। लेकिन अभी उसकी जो काउंसिल है वो तो वही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वॉइस राय ऑफ इंडिया को इस एक्ट ने बताया कि देखो आप अपनी काउंसिल में इंडियंस को भी इंक्लूड करो एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, तो लोग शांत हो जाएंगे। फिर लॉर्ड कैनिंग उस समय वॉइस राय थे ही, तो लॉर्ड कैनिंग ने अपनी काउंसिल में 3 इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड किया। वो 3 इंडियंस थे, राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला। राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला। तो इन तीनों को अपनी काउंसिल में लॉर्ड कैनिंग ने नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा ये बोला कि भाई इस एक्ट ने कि भाई पहले तो क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसी को पावर दे दी थी कि भाई उसी की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वही लोग बनाएगी। बाकी जो मद्रास और बॉम्बे जैसी सबॉर्डिनेट काउंसिल थी उनसे लॉ बनाने की पावर भी छीन ली गई थी, आपको पता है। और पूरे इंडिया के लिए अब कौन लॉ बना रहा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी काउंसिल लॉ बना रही थी, पता है, लास्ट हम क्लासेस में देख चुके हैं। तो इस एक्ट ने बोला है भाई ये गलत है, एक आदमी पूरे इंडिया के लिए कैसे लॉ बना देगा। तो इसलिए बोला कि वॉइस रॉय जो है उसको बोला कि भाई अब ऐसा नहीं होगा आगे से कि जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वही सबके लिए लॉ बनाएगी, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हर प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए और हर स्टेट की, हर प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो अपने स्टेट के लिए लॉ बनाएगी, ठीक है। तो फिर जो बॉम्बे एंड मद्रास थे सबसे पहले उनको बुलाया, बॉम्बे और मद्रास को बोला कि देखो हमें पता है कि आप लोगों
आप लोगों से हमने पहले लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली थी, आपको सबॉर्डिनेट बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, फिर धीरे धीरे आपसे लेजिस्लेटिव फंक्शन भी छीन लिए थे। तो आओ अब हम आपको लेजिस्लेटिव फंक्शन वापस दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो बंगाल और सॉरी बॉम्बे और मद्रास को, सबसे पहले तो बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव फंक्शन वापस दिए कि आप लो बनाओ चलो। फिर जो बंगाल है, बंगाल में भी लेजिस्लेटिव प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई और बोला कि बंगाल के लिए भी अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो लो बनाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए भी बॉडी क्रिएट की गई जो लो बनाएगी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए। पंजाब के लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई जो पंजाब के लिए लो बनाएगी। ऐसे यानी जो पावर थी वो डिसेंट्रलाइज करा इस एक्ट ने, ठीक है। और वॉइस राय जो पूरे इंडिया का वॉइस राय था उसको एक जनरल पावर दे दी कि आप जनरली आप भी ऑल ओवर इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो। तो अब वॉइस राय जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था वो ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल होते थे और पर्टिकुलर हर प्रोविंसेस की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली थी। वो लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी अपनी प्रोविंसेस के लिए अपनी अपनी स्टेट के लिए लो बनाते थे और वॉइस राय के जो ऑर्डर्स होते थे वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल होते थे। अब वो जो वॉइस रॉय है उसको एक एक्स्ट्रा पावर दी गई, उसको बोला गया देखो नॉर्मली तो कैसे काम करना है वॉइस रॉय ने कि वॉइस रॉय अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलके ही जो भी लॉ या ऑर्डर बनाएगा ऑल ओवर इंडिया के लिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलके ही बनाएगा। लेकिन इमरजेंसी में वॉइस रॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना पूछे सीधा ऑर्डर पास कर सकता है इमरजेंसी में, और ऐसे ऑर्डर 6 महीने के लिए इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो आप देखो इस एक्ट में देख लो अब मोटी मोटी बात क्या हुई है इस एक्ट में। तो मोटी मोटी बात इस एक्ट में जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है इसमें तो सबसे पहले वॉइसरॉय को बताया कि आप अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को लो एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। फिर उस समय वॉइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग, उसने सबसे पहले राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को ऐड किया एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। जितनी भी प्रोविंसेस थी सबको बोला कि सब के यहाँ पे सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी और वो लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी अपनी प्रोविंसेस के लिए लो बनाएगी। जो बॉम्बे और मद्रास है सबसे पहले उनको बुलाया, चॉकलेट दी उनको और कहा कि लो भाई आज हमने जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली थी, आपको बंगाल का सबॉर्डिनेट बनाया था, गवर्नर जनरल बंगाल का सबॉर्डिनेट बना दिया था और फिर धीरे धीरे आपकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली थी। आज हम आपको लेजिस्लेटिव पावर वापस दे रहे हैं। तो बॉम्बे और मद्रास को दे दी लेजिस्लेटिव पावर वापस। ऐसे ही फिर धीरे धीरे और प्रोविंसेस थी वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी अपनी प्रोविंसेस के लिए लॉ बनाने लग गई। और वॉइस रॉय जो था वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉ बनाता था। तो अब दो तरह के कानून चलते थे, एक तो वॉइस रॉय उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलके ऑल ओवर इंडिया के लिए कानून बना रही है और एक हर प्रोविंसेस की अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो अपनी प्रोविंसेस के लिए लॉ बना रही है। वॉइस रॉय को एक एडिशनल पावर दे दी कि इमरजेंसी में आप अपनी बिना आप कहा कि देखो वैसे तो वॉइस रॉय को बोला कि देखो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर लॉ और ऑर्डर पास करने हैं, बट इमरजेंसी में हम आपको एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि आप अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना पूछे सीधा इमरजेंसी में कुछ ऑर्डर पास कर सकते हो और वो ऐसा आपका ऑर्डर, ऐसा आपका लॉ, ऐसा आपका रूल 6 महीने के लिए वैलिड होगा। ये इंडियन काउंसिल एक्ट ने 1861 ने कहा था। तो नाउ अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 फर्दर ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।